हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला सबक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले प्रियम्बल को समझना ज़रूरी है। प्रियम्बल में संविधान के पूरे सार को, पूरे निचोड़ को एक जगह आपको व्यवस्थित करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से संविधान की आत्मा भी कहते हैं, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके कुछ शुरुआती जो शब्द हैं उनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे आगे चल के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे संविधान के प्रियम्बल में शुरुआती इन 5 शब्दों के बारे में। ठीक है, इनका मतलब समझने के बाद आप संविधान को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हमारा भारत का संविधान हमसे चाहता क्या है, हमें देता क्या है और कितनी चीज़ों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन होल वर्ल्ड। ठीक है, अगर लिखित संविधान अगर कहीं दुनिया में है तो सबसे बड़ा संविधान भारत के संविधान को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल आप देख सकते हैं, उसमें आता है, प्रियम्बल की जब शुरुआत होती है तो वहाँ कहा जाता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चूँकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता के हाथ में शक्तियाँ दी गई हैं। जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, अपनी सरकार को इलेक्ट करती है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए प्रियम्बल की शुरुआत ही कुछ जो सेंटेंस होते हैं उससे होती है और वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वर्ड इज सोवरेन। ठीक है, उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक आवर कंट्री एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन शब्दों का मतलब भी। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं सोवरेन से। भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु। संप्रभु का मतलब है कि आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो भारत ने अनाउंस किया, भारत ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया विल बी अ सोवरेन कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रस्तावना शुरू होती है तो उसका पहला वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। कहने का मतलब है कि भारत जो भी पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, अपने देश के लिए, अगर राष्ट्र स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, जो भी पॉलिसी बनाता है उस पॉलिसी में डिसीज़न लेने के लिए, उस पॉलिसी को बनाने के लिए भारत स्वतंत्र है। भारत की पॉलिसी पे, भारत की नीतियों पे किसी भी दूसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उसमें सरकार होती है, उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, जो पार्लियामेंट में कानून बनता है, वो सभी में निर्णय लेने के लिए भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान होती है। या जब से एक लोकतंत्र का कंसेप्ट आया, एक डेमोक्रेटिक देश या राष्ट्र होने का कंसेप्ट आया, उसमें सॉवरेंटी ही सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें विचार है कि कोई भी देश तभी तक सॉवरेन माना जाता है जब तक वो अपने सुरक्षा, अपने आर्थिक फैसले, सामाजिक फैसले, राजनीतिक फैसले वो स्वयं ले, वो दूसरे देशों के विचारों से प्रभावित हो, लेकिन उसकी बनाई हुई पॉलिसी पे किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं हो। तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, अब आते हैं हम सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। ठीक है, सोशलिस्ट को समझने के लिए हम उसका एक अपोजिट वर्ड लेंगे, वो होता है कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं समाजवाद
और ये है पूंजीवाद। अब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो अगर कौन सा देश एक समाजवादी देश है, जब भारत आज़ाद हुआ था दो तरह की विचारधाराएं पूरे विश्व में काफ़ी प्रगति पे थी और प्रचलित थी। पहला विचारधारा वो था जिसको यूएसएसआर सपोर्ट करता था और दूसरी विचारधारा वो थी जिसको यूएसए सपोर्ट करती थी। ठीक है, आप इंटरनेशनल रिलेशन में आप पढ़ेंगे। तो जो पूंजीवादी विचारधारा होती है और जो समाजवादी विचारधारा होती है, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है, स्टेट जो होता है नो, अगर इसको कहें लेस इंटरफेरेंस, ठीक है, स्टेट कंट्रोल कम से कम होता है। ठीक है, और एक समाजवादी राष्ट्र में स्टेट का जो है प्रभुत्व होता है, स्टेट कंट्रोल होता है। ठीक है, क्योंकि समाजवाद एक बहुत ब्रॉड जो है कंसेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि जो जब भारत आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है भारत पे भी इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव पड़ना ज़रूरी था और पड़ा, क्योंकि हर देश जो है दो विचारधाराओं में उसका चुनाव था कि कौन जो है एक पूंजीवादी सेटअप को एक्सेप्ट करेगा और कौन कौन से देश जो है एक समाजवादी सेटअप को जो है एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि रशिया जो था, जो यूएसएसआर था उस समय, उसने साम्यवादी विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ा। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो प्योरली जो है एक कैपिटलिस्ट कंट्री हो या फिर एक जो है सोशलिस्ट कंट्री हो, इसलिए भारत ने बीच का मध्य का रास्ता चुना और भारत ने समाजवाद को चुना। यानी वो सभी रिसोर्सेज या प्रॉपर्टीज़ या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो चाहे वो इकोनॉमिकल उसमें हो या सोशल डिसीज़न हो या फिर उसकी पॉलिटिकल डिसीज़न हो, उसमें राज्य का कितना इंटरफेरेंस होगा। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री होते हैं, जो पूंजीवादी देश होते हैं, ये लेस इंटरफेरेंस पसंद करते हैं कि राज्य का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। चाहे वो खास करके इकोनॉमिक उसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं और व्यक्ति के किसी भी काम में राज्य का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। राज्य सिर्फ सुरक्षा के मामलों में जो है हस्तक्षेप करती है। ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से वो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देती है, यानी ये फ्रीडम बेस है। ठीक है, ये स्वतंत्रता को महत्व देती है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। ठीक है, उसके दूसरी तरफ जो समाजवादी विचारधारा होती है, ये स्टेट कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखती है और वो चाहती है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं, जो उसका बंटवारा समाज में समानता के स्तर पे हो। ठीक है, तो उसमें जो ये इक्वालिटी को महत्व देती है कि साधनों का जो बंटवारा है वो समाज में जो है इक्वल बेस पे हो, सबको समान तरीके से आर्थिक साधनों का जो भी बंटवारा है वो स्टेट जो है समान रूप से सब पे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो राज्य के हाथ में हो, राज्य के अथॉरिटी में हो, राज्य फिर उसको इक्वली तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ उसकी बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है कि भाई राज्य का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा और व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिया ने ना तो प्योरली एक कैपिटलिस्ट कंट्री होना चुना, ना ही प्योरली उसने एक सोशलिस्ट कंट्री होना चुना। इंडिया ने समाजवाद की विचारधारा को लिया जिसमें उसने दोनों विचारों को शामिल किया।
ठीक है, इंडिया ने दोनों विचारों को शामिल किया, यानी उसने कैपिटलिस्ट की कुछ अच्छी बातों को उसने अडॉप्ट किया और सोशलिस्ट के बातों को भी अडॉप्ट किया, यानी समाज में व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दी जाए और जो है साधनों का बंटवारा, संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होना चाहिए। इसलिए राज्य कुछ ऐसे फैसले ले सकती है, राज्य कुछ चीज़ों को अपने हाथ में ले सकती है ताकि वो समाज में समानता के आधार को बनाए रख सके और समान रूप से उसको बांटा जा सके। और यहाँ पे अवसर की समानता देने के लिए सभी व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाए जिससे वो अपना अधिक से अधिक अपना सर्वांगीण विकास कर सके, यानी व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सके और अपना विकास कर सके। ठीक है, तो आशा है आपको ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके तीसरे शब्द पर आते हैं जो प्रियम्बल में ऐड किया हुआ है, वो है सेक्युलर। जैसा कि आप जानते हैं सेक्युलर एक बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड बन जाता है कभी कभी भारत के उसमें विचार में सेक्युलर किस तरीके से उसको लिया जाता है। तो अगर कहा जाए कि इंडिया एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष नहीं। जब हम धर्म निरपेक्ष बोलते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। धर्म और पंथ में फ़र्क है। पंथ का क्या होता है, पंथ में भारत में बहुत सारे पंथ हैं, ठीक है, जैसे सिखिज़म है, जैनिज़्म है, बौद्धिज़्म है, इस्लाम है। इन सभी पंथों को भारत में स्थान दिया गया है, इन सभी विचारों को भारत में स्थान दिया गया है। और पंथ निरपेक्ष ये दर्शाता है कि स्टेट यानी राज्य का किसी भी धर्म से उसकी पहचान नहीं होगी। कैसे, जैसे जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान ने अपने आप को क्या कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होगा, ठीक है। जैसे म्यांमार जो है, म्यांमार डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ बुद्धिस्ट कंट्री, ठीक है, बट इंडिया डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ सेक्युलर कंट्री। इससे क्या पता चलता है कि जब स्टेट ये अनाउंस करे कि हम एक इस्लामिक देश हैं, या जो स्टेट जो है ये अनाउंस करे कि हम एक बुद्धिस्ट देश हैं, ठीक है, तो यानी वो उन विचारधाराओं को लेकर के चलने वाला राज्य है। वो अपने जो भी वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उसमें उनकी आइडियोलॉजी को स्थान दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक कंट्री, इसलिए पाकिस्तान जो भी नियम कानून बनाता है उसमें उनके इस्लामिक शरीयत को स्थान दिया गया है। जो इस्लामिक रूल्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो फ़िलॉसफी हैं, उसको उन्होंने अपने पॉलिसी में स्थान दिया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे देश भी जो अपने आप को एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो आधिकारिक जो धर्म है वो बुद्धिस्ट है या फिर इस्लामिक जो है रिलीजन है, तो उनको उनकी जो पॉलिसी होती है वो उनके अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार ही होती है। लेकिन भारत ने अपने आप को एक सेक्युलर देश कहा, यानी भारत में स्टेट जो है वो धर्म से अलहदा होगा, धर्म से उसकी अलग पहचान होगी। स्टेट पे धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। और भारत में सभी धर्मों को, चाहे वो सभी पंथों को, चाहे वो सिखिज़्म हो, ठीक है, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, बुद्धिज़्म हो, ठीक है, या इस्लाम हो,
सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों को समानता के आधार पे उनको रिस्पेक्ट दिया गया है। राज्य उन सभी धर्मों की उन्नति के लिए उन सभी धर्मों को वो सभी अधिकार देती है जिससे वो अपने जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकें। जो भी व्यक्ति है अपने धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है, अपने धर्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के रिलीजन में नहीं होगा और राज्य जो है अपने जो भी नियम कानून या पॉलिसी बनाएगी वो सभी पंथों की भावनाओं को, सभी पंथों के वेलफेयर को ध्यान में रख कर के बनाएगी और राज्य सभी पंथों को समान अधिकार देगी, सभी पंथों को समान स्वतंत्रता देगी। और स्वतंत्रता किससे जुड़ा होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता से, यानी व्यक्ति को भी अपने इन धर्मों को पालन करने का, इन धर्मों के प्रचार प्रसार का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि भारत एक सेक्युलर देश है, यानी वो किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के नहीं चलता है, बल्कि भारत सभी धर्मों में समभाव, सभी रिलीजन के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है और भारत सभी धर्मों को समान आदर और सद्भाव देता है। कोई पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के वो नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए भारत एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, अब हम आते हैं डेमोक्रेसी। चूँकि डेमोक्रेसी के बारे में आपने इससे पहले काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जब डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की बात होती है तो हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम जो है इन दो शब्दों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है, कोई भी एक डेमोक्रेसी होती है मतलब होता है कि जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सभी आ जाएंगे, उस सरकार को चुनने का अधिकार जो है पीपल, जनता को है। ठीक है, यानी जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। ठीक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी जो भी सरकार बनेगी उस देश में उसका चुनाव जनता करेगी। ठीक है, और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके वो पार्लियामेंट में भेजती है, जो सरकार का एक हिस्सा बनते हैं। उसी पार्लियामेंट के सदस्यों को लेकर के सरकार बनाई जाती है, यानी एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है कि जनता विल बी द सोवरेन, पीपल विल बी द सोवरेन। ठीक है, जनता ही अपने सरकार को चुन करके अपने देश के लिए जो है एक सरकार चुनती है। ठीक है, अब कहा जाता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक एंड, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि रिपब्लिक क्या होता है और डेमोक्रेटिक क्या होता है। अगर कहा जाए कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, ठीक है, लेकिन यूके जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है बट एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, नॉट रिपब्लिक। ठीक है, कैसे? डेमोक्रेसी में जैसा हमने देखा कि जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है। ठीक है, ऐसे ही यूके में भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जनता अपनी प्रधानमंत्री को चुनती है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वहां पे क्वीन है। और इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, यानी हेड ऑफ द स्टेट, और यहां पे हेड ऑफ द स्टेट
हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट एक ही बात है, ठीक है। तो यूके एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द कंट्री जो है, वहाँ पे क्वीन है। यानी यहाँ पे क्या है, मोनार्की। मोनार्की मतलब राजशाही। यूके में राजशाही है, यानी राजा का शासन है। राजा का शासन क्या होता है, यानी पहले राजा होते हैं, फिर उनकी पुत्र या पुत्री अगले राजा होंगे, या राजकुमार या राजकुमारी होंगे, बाद में चल के वो राजा बनेंगे, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट जो है ये चुने जाते हैं, इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी दोनों देशों में, यूके में हेड ऑफ द स्टेट क्वीन होते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो एक पारिवारिक आनुवंशिक तरीके से वो जो है एक मोनार्की सिस्टम है, राजशाही प्रथा है वहाँ पे, और उस राज परिवार से जो संबंध रखते हैं वो ही आगे चल के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, ठीक है। और चूंकि प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, इसलिए यूके एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, यूके इज़ अ मोनार्क। यूके में क्या है, राजशाही है, जबकि भारत डेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है, जो कैबिनेट है, जो सिस्टम है, सरकार है, वो जनता द्वारा चुन करके आती है। तो डेमोक्रेटिक में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। लेकिन भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि भारत के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द कंट्री हैं, वो चुन करके आते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक रिपब्लिक कंट्री में यही फ़र्क होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, दोनों चुन करके आते हैं। जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, ये दोनों ही जनता द्वारा चुन करके आते हैं। इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और एक रिपब्लिक कंट्री भी है। यानी हेड ऑफ द स्टेट भी चुन करके आएंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी चुन करके ही आते हैं। तो इंडिया इज़ अ प्योरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, बट यूके इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। यूके ने क्या किया है, मोनार्की को एक्सेप्ट किया है, मोनार्की को अडॉप्ट किया है, और इनकी एक प्रथा अनुसार कि जैसे राजा हैं, फिर उनके जो पुत्र पुत्री, राजकुमारी राजकुमार होंगे, वो अगले हेड ऑफ द स्टेट होंगे। इसलिए यूके में एक राजशाही है, राजशाही प्रथा के अंतर्गत हेड ऑफ द कंट्री को देखा जाता है। इसलिए यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक कंट्री बट यूके इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो भारत में इन दोनों की क्वालिटी है, वो एक लोकतांत्रिक देश भी है और एक गणराज्य भी है। यानी हेड ऑफ द कंट्री भी चुन करके आते हैं और हेड ऑफ द सरकार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी चुन करके आते हैं। और रिपब्लिक का एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में अगर मतलब समझा जाए कि जहाँ हेड ऑफ द स्टेट जनता द्वारा चुन करके आते हैं, वो एक रिपब्लिक कंट्री होता है। जैसे चाइना भी एक रिपब्लिक है ना, चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक जो उनकी जो कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, वो कम्युनिस्ट कंट्री में एक दल होता है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनकी साम्यवादी दल जो है वो ही अपना हेड ऑफ द कंट्री को चुनते हैं, ठीक है। तो फ़र्क है, वो एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए वहाँ पे एक दल वो अपने हेड ऑफ द स्टेट को चुन लेता है, जबकि भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए जनता चुनती है। तो वो फ़र्क है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही देशों के चुने जाते हैं, चुन करके आते हैं, वहाँ कोई आनुवंशिक परंपरा नहीं है। जबकि यूके में वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुन करके आते हैं, बट यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। यूके में क्या है, मोनार्की है, में मोनार्की है और वहाँ डेमोक्रेसी है। यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुन के आते हैं, प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, लेकिन जो उस देश के प्रधान हैं, जो हेड ऑफ द कंट्री हैं, वो चुन करके नहीं आते हैं, बल्कि वो वहाँ पे एक आनुवंशिक सिस्टम है जिसके राजशाही है, राजा के पुत्र या पुत्री ही अगले राजा या रानी
होंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में इन दोनों को शामिल किया गया है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट यानी हेड ऑफ द कंट्री भी चुन करके आते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी चुन के आते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी, सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो देश के प्रधान हैं, जो हेड ऑफ द कंट्री हैं, वो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए वो एक रिपब्लिक कंट्री भी है। तो भारत इज अ डेमोक्रेटिक एज वेल एज अ रिपब्लिक कंट्री ऑल्सो, ठीक है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।